बीए थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस में आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक सुन ले। पहले प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि शक्ति संतुलन के अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बीए थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले शक्ति संतुलन समझे आप कि शक्ति संतुलन क्या चीज़ है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में किस प्रकार अपनी शक्तियों का संतुलन स्थापित किया जा सकता है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। शक्ति संतुलन 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये विघटन हो गया, यानी समाप्त की ओर अग्रसर हो गया और शक्ति संतुलन के स्थान पे बहुगुटीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई। चर्चिल ने शक्ति संतुलन को शांति व सुरक्षा के लिए आवश्यक माना। चर्चिल ने कहा कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में शक्ति संतुलन होना एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में शांति व सुरक्षा कायम करने के लिए शक्ति संतुलन का होना अति महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी शक्ति संतुलन को संघर्ष का कारण बताकर इसकी निंदा की है कि अगर राष्ट्रों में टकराव होता है तो राष्ट्र का विकास नहीं होता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आदर्शवादियों ने भी इस सिद्धांत की आलोचना की है। इस प्रकार शक्ति संतुलन 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और 20वीं शताब्दी में समाप्त की ओर अग्रसर हो गया और उनके स्थान पे बहुगुटीय शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। बहुगुटीय शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। अब प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति संतुलन के अर्थ एवं परिभाषाएं, ये हेडिंग है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई है। सबसे पहले जो अपन परिभाषा समझेंगे पढ़ेंगे, वो सबसे पहली परिभाषा है मॉर्गेनथाउ ने कहा, इन्वर्टेड कोमा प्रारंभ, जब अनेक राष्ट्र, अनेक का मतलब बहुत से राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, मतलब होड़ रखते हैं, तथा प्रत्येक राष्ट्र वस्तु स्थिति को बनाए रखना, उनमें परिवर्तित करना चाहता है, तो परिणाम स्वरूप एक ढांचे का निर्माण होता है। इसे ही शक्ति संतुलन कहते हैं। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, इसको सरल भाषा में समझने के लिए जब अनेक राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने की लालसा रखते हैं या उसमें परिवर्तित करना चाहते हैं, तब एक ढांचे का निर्माण होता है, उसे ही शक्ति संतुलन कहते हैं, ऐसा मॉर्गेनथाउ ने कहा। दूसरा जो विद्वान है उसकी जो परिभाषा है उसका नाम है श्लाइचर ने कहा, शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्षिक शक्ति की ओर इंगित करता है, मतलब उसके बारे में बताता है। तीसरी जो परिभाषा है क्लोल्ड, ये विकेंद्रित व्यवस्था है। ये विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति और नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। एक होती है केंद्रीयकरण, जिसमें सारी शक्ति एक जगह आ जाती है, और दूसरी होती है विकेंद्रीकरण, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्ति संतुलन में शक्तियों का बंटवारा किया जा सकता है और शक्ति और नीति निर्वहन ये एक इकाई के हाथ में नहीं रहती है, बहुत सी इकाइयों के हाथों में रहती है। अगला जो कोटेशन परिभाषा, जो कोटेशन को परिभाषा कहते हैं, वो चौथी जो परिभाषा है पामर एवं पार्किंस। प्यारे विद्यार्थियों, पामर एवं पार्किंस ने कहा कि शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत माना गया है। पामर एवं पार्किंस ने कहा कि शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत माना गया है। ये तो हुआ प्यारे विद्यार्थियों शक्ति संतुलन के अर्थ एवं परिभाषाएं। अन्य अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, उसके बारे में अपन ने पढ़ा समझा। अब हेडिंग है शक्ति संतुलन के रूप यानी प्रकार, या इसे भाग भी कह सकते हैं। शक्ति संतुलन के रूप या भाग या प्रकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला है सैद्धांतिक दृष्टि और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो सैद्धांतिक दृष्टि है
इसको पुनः दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है साधारण संतुलन। साधारण संतुलन को समझे, जब दो समान शक्ति वाले परस्पर विरोधी राष्ट्र गुट होते हैं। साधारण संतुलन का मतलब होता है जब दो समान शक्ति, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों देश साधारण संतुलन है दोनों में। जब दो समान शक्ति वाले परस्पर विरोधी राष्ट्र गुट होते हैं तो इनको समान शक्ति वाले विरोधी गुट कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में भी साधारण गुट और काफ़ी 18वीं शताब्दी के अंदर भी ये दोनों समान साधारण संतुलन के देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अब दूसरा जो पॉइंट है जटिल संतुलन तब होता है। जटिल संतुलन सैद्धांतिक का पहला साधारण संतुलन, दूसरा जटिल संतुलन। जटिल संतुलन में तब होता है जबकि राष्ट्रों के अनेक समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं तथा संतुलन के अंदर भी अनेक उप संतुलन समूह होते हैं। जैसे वर्तमान में बहुध्रुवीय व्यवस्था है, यानी जटिल संतुलन। साधारण संतुलन को तो कोई भी समझ सकता है, जटिल संतुलन में अनेक उसके उप संतुलन हो जाते हैं, उसको जटिल संतुलन कहते हैं। पहला सैद्धांतिक हुआ रूप भाग का, और दूसरा व्यवहारिक दृष्टि। व्यवहारिक दृष्टि को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष विरोध, दो राष्ट्रों अथवा गुटों के मध्य सीधा विरोध होता है। दो राष्ट्र, यानी दो राष्ट्र का मतलब दो देश अथवा दो गुट के मध्य सीधा आमने सामने अगर विरोध होता है तो इसको प्रत्यक्ष विरोध कहते हैं। दूसरा संतुलन प्रतिद्वंदिता, इसमें साम्राज्यवादी नीति राष्ट्र को अपनाया जाता है। संतुलन प्रतिद्वंदिता, इसमें साम्राज्यवादी नीति राष्ट्र अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड रूस के द्वारा ईरान पर प्रभाव जमाने के लिए साम्राज्यवादी नीति लगातार चल रही है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, इसके भाग, रूप या प्रकार सैद्धांतिक व्यवहारिक, सैद्धांतिक को दो भागों में बांटा गया है और व्यवहारिक को भी दो भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार इसके रूप और प्रकार हुए। अब हेडिंग है कि शक्ति संतुलन जो सिद्धांत दिया गया है उसकी विशेषताएं। विशेषताएं में पामर एवं पार्किंस ने शक्ति संतुलन की मुख्य 7 विशेषताएं बताई है। इन 7 विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। क्या क्या कहा? पहले, शक्ति संतुलन का अभिप्राय तुल्यभारिता या संतुलन, अर्थात शक्ति हमेशा परिवर्तित एवं चलायमान है। पामर एवं पार्किंस ने कहा शक्ति संतुलन की विशेषताओं का जो पहला पॉइंट है, शक्ति संतुलन हमेशा चलायमान यानी चलती है, आगे बढ़ती है और कभी घटती भी है, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है, ऐसा पामर एवं पार्किंस का मानना था। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है, क्योंकि राज्य, जब पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हुई थी उसमें देश को राज्य कहा जाता था और वर्तमान में देश बन गए और देश के अंदर राज्य बन गए। तो राज्यों, प्रत्येक राज्य को अपने सदैव हर कार्य क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना जरूरी है। इस प्रकार ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, शक्ति संतुलन की नीति ज्यों का त्यों बनाने की नीति, मतलब कोई राष्ट्र विकसित है, कोई राष्ट्र विकासशील है, तो इन विकसित और विकासशील राष्ट्रों में किस प्रकार समन्वय बने, ये सब शक्ति संतुलन के आधार पर ही निर्भर होता है कि दोनों में किस प्रकार शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट, पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित होना कठिन है, मतलब पूर्ण रूप से शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है प्रत्येक राष्ट्र में, ये निश्चित है। पांचवा पॉइंट, इतिहास शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है। इतिहास शक्ति संतुलन के वस्तुनिष्ठ
दृष्टि से देखता है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ वो तो देखता है शक्ति संतुलन तो वस्तुनिष्ठ, और जबकि राजनीतिक विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है। 6 पॉइंट, लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी राज्य इसका प्रयोग कर सकते हैं। लोकतांत्रिक जहाँ पे जनता का मत हो, जनता का निर्वाचन हो, सर्वाधिकारवादी सभी का शासन हो, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं शक्ति संतुलन सिद्धांत का। लास्ट पॉइंट 7 जो पॉइंट है, शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र के खिलाड़ी होते हैं, छोटे राष्ट्र तो इसका शिकार बनते हैं या दर्शक के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार शक्ति संतुलन की विशेषताओं में पामर एवं पार्किंस के द्वारा जो 7 बिंदु बताए गए हैं वे इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी थे। नेक्स्ट आज शक्ति संतुलन के बारे में पढ़ा कि किसे कहते हैं, इसके अर्थ एवं परिभाषाएं, इनकी विशेषताएं। इस प्रकार ये आज का जो टॉपिक था शक्ति संतुलन ये पूरा हुआ। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।